नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर अपने नए वीडियो के साथ ऑनलाइन आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा आज का वीडियो जो है उसका जो टॉपिक है वह है हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट इज आल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यह प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक कालखंड से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक कालखंड का मतलब वह कालखंड जिसमें उस समय के लोग तो पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन आज तक हम उस समय की जो स्क्रिप्ट थी, जो लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की, उसे हम आज तक डिकोड जो है नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि इसे हम प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। दोस्तों, इसके दो नाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। एक तो हड़प्पा सभ्यता और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो शुरुआत में इसका नाम जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही था। ऐसा इसलिए दोस्तों कि जब शुरुआत में इसकी खोज हुई तो इसके ज़्यादातर जो साइट्स थे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो थे इसके, वह सिंधु घाटी यानी कि इंडस वैली के क्षेत्र में ही फैले हुए थे। लेकिन जैसे जैसे खुदाई होती चली गई, बढ़ते समय के साथ हमने पाया कि जो यह सिंधु घाटी सभ्यता थी वास्तव में केवल सिंधु घाटी में नहीं वरन कई अन्य नदी घाटियों में, कई अन्य रिवर वैलीज में फैली हुई थी। और उसके बाद कई इतिहासकारों ने इसे दूसरे नाम से बुलाना शुरू किया, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि सबसे पहले 1921 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के श्री दयाराम साहनी जी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल को खोजा था। यही कारण है कि अपने सबसे पहले खोजे गए स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया, जो कि ज़्यादा समीचीन प्रतीत होता है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, अभी तक हड़प्पा लिपि यानी हड़प्पन स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका है। यही कारण है कि हम आज भी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी को लेकर के उतने एकमत नहीं हो पाए हैं, उतने ऑथेंटिक नहीं हो पाए हैं। आज भी इसके चीज़ों को लेकर विवाद की स्थिति है। आज के इस टॉपिक में मैं आप सबको बताऊंगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर उसके जो ओरिजिन है उसकी जो उत्पत्ति हुई वह कैसे हुई। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके टाइम पीरियड यानी कालखंड की, और उसके बाद उस पूरे क्षेत्र की जहाँ पर यह सभ्यता जो है आज पाई जाती है। तो दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूँ आप सभी को कि यह वह सभ्यता है जो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं यानी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जो मेसोपोटामियन यानी कि सुमेरियन सभ्यता, चीनी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता यानी कि इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है, उन सब के साथ साथ हमारी यह हड़प्पा की सभ्यता भी चल रही थी। तो दोस्तों, जब भी किसी सभ्यता की शुरुआत होती है तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि एकाएक जो है कोई सभ्य बन जाता है। जब इंसान सभ्य होने लगता है तब वो सभ्यता को जन्म देता है। तो यह एकाएक नहीं होता, यह निश्चित रूप से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं। आज मैंने 4 कॉलम में इन सभी चीज़ों को दिखाया है। तो हम पहले कॉलम में बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के विकास की, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे, 7000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के मेहरगढ़ में कृषि की शुरुआत होने के हमें साक्ष्य मिले हैं। जौ जो है वहाँ सबसे पहला यानी जो बार्ली था वो पहला क्रॉप था जिसे इंसान ने उपजाया था। मेहरगढ़ में कृषि की शुरुआत हुई होगी। उसके बाद उस क्षेत्र में धीरे धीरे कृषि यानी एग्रीकल्चर का जो है विस्तार होने लगा। कई और लोग जो है अगल बगल के धीरे धीरे उन्होंने उसे सीखना शुरू कर दिया होगा। और यह वह इलाका है दोस्तों, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है वो ईरान से सटा हुआ है। उस पूरे इलाके में एक ईरानी बलूची कल्चर ने जन्म लेना शुरू किया। और धीरे धीरे उस समय जो लोग घूम घूम करके अपने लिए अनाज इकट्ठा किया करते थे, डैट मीन्स ड्यूरिंग दोज डेज इन द इनिशियल फेज मेन वाज फूड गैदरर, यानी कि वो फूड को गैदर किया करता था। लेकिन जब एक बार कृषि की शुरुआत हो गई तो उस समय के मनुष्य ने ज़मीन के साथ जुड़ करके एक
स्थिर जीवन जीना शुरू किया। डैट मीन्स घुमंतु जीवन स्थिर हो रहा था, यानी कि इट वाज द इनिशियल फेज ऑफ रूरल सेटलमेंट। शुरुआत रूरल सेटलमेंट से हुई, यानी कि ग्रामीण बस्तियों से हुई दोस्तों। और ऐसे ऐसे 1500 से भी अधिक, मोर देन 1500 रूरल साइट्स, यानी कि ग्रामीण स्थल जो है अब अस्तित्व में आ चुके हैं। दिस मीन्स दैट मोर देन 1500 रूरल साइट्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। इन सब की खोज की जा चुकी है और ये सभी वो स्थल थे उस एरिया में जहाँ कृषि जो है होने लगा था अपने इनिशियल फॉर्म में, अपने आरंभिक स्वरूप में। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था पहले कि मनुष्य द्वारा जो यूज किया गया पहला मेटल यानी धातु था वह कॉपर यानी तांबा था। दोस्तों, जब कॉपर में थोड़ा सा टीन मिला दिया गया तांबे में, तो ब्रोंज यानी कांसे का जन्म हुआ। और ब्रोंज यानी कांसा तांबा यानी कॉपर से भी ज़्यादा टिकाऊ और मजबूत धातु है। उसकी सहायता से यहाँ के जो ये कृषि की जो शुरुआत हुई थी, अब गहरी जुताई होने लगी, यानी कि डीप प्लफिंग होने लगी, इंटेंसिव एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई। और इसके कारण जो कृषि उत्पादन था, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था, वो बढ़ गया और कृषि अधिशेष यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन, कृषि अधिशेष उत्पादन की शुरुआत हो गई। और जो हमारी इकोनॉमी थी वो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, यानी कि जो जीवन निर्वाह जो अर्थव्यवस्था थी वो आगे की ओर प्रोग्रेस कर गई। और अब कम लोग मिल करके अधिक लोगों के लिए भोजन का उत्पादन कर रहे थे, अनाज का उत्पादन कर रहे थे। नतीजा दोस्तों, कई सारे नए कारीगर, शिल्पी यानी कि क्राफ्ट्समैन और जो आर्टिसंस थे, जो नई नई चीज़ें बनाया करते थे, उनका जन्म हुआ। इसके कारण फिर ट्रेडर्स यानी व्यापारी आ गए, जो उन सभी वस्तुओं का जो है जो सेल एंड परचेज क्या करते थे, क्रय विक्रय करते थे। और नतीजा इन 1500 से अधिक ग्रामीण स्थलों में से ही कुछ बड़े गांव बन गए। और जो कुछ बड़े गांव थे वह 10-12 नगरों में यानी कि अर्बन टाउन्स में जो है डेवलप कर गए। इट मीन्स कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा जैसे कुछ स्थल जो है वो अस्तित्व में आ गए। दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने इस डेवलपमेंट को कैसे दिखाया है। ये एक उतना जो है एकदम सत्य तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी ऑथेंटिसिटी तो ज़रूर ऐसी नहीं होगी। तो डेवलपमेंट का क्रम ऐसा ही रहा होगा, हम यह आकलन कर सकते हैं दोस्तों। और जब एक बार हड़प्पा लिपि यानी स्क्रिप्ट को जब हम डेसिफर कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे, तो निश्चित रूप से हम सत्य को और ज़्यादा जान पाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, डैट मीन्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। दोस्तों, यह सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सिविलाइजेशन की, यह डिस्प्यूटेड है यानी कि विवादास्पद है। कई इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं अपने अपने कॉन्सेप्ट के, अपनी अपनी समझ के आधार पर। जो यहाँ के जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ज़्यादातर जो लोकल लोग थे उन्हीं को माना है कि वो हड़प्पा सभ्यता के अग्रवाहक रहे होंगे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को उन्होंने ही जन्म दिया होगा। दोस्तों, जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वह है द्रविड़ लोगों का, यानी द्रविडियन पीपल का। ये जो द्रविड़ लोग थे, जो द्रविडियन पीपल थे, ये साउथ इंडिया के वो लोग थे जो द्रविड़ लैंग्वेजेस बोला करते थे। डैट मीन्स कि जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो 4 भाषाएं आप दक्षिण में देखते हैं, वहाँ की जो पहले की जो जिनसे ये चारों भाषाएं जो डेवलप की गई होंगी, उस भाषा को, उस समय उस बोली को द्रविड़ नाम से जानते हैं और उसे बोलने वाले लोग द्रविड़ लोग यानी द्रविडियंस कहलाएं। तो माना जाता है इतिहासकारों के एक समूह के द्वारा, एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस के द्वारा, कि जो ये द्रविड़ लोग थे यही असल में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की होगी। कारण वो क्या देते हैं, लॉजिक क्या देते हैं? वो लॉजिक देते हैं कि जो द्रविड़ पीपल थे वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग भी करते हैं। उसके बाद जो द्रविड़ लोग थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। डैट मीन्स कि मेडिटेरेनियन जो रेस था उसी में जो द्रविड़ लोग हैं वो उसी रेस के हैं, भूमध्य सागरीय प्रजाति के। और हड़प्पा सभ्यता में जिन नर कंकालों की जांच की गई है ह्यूमन स्केलेटन्स की, उनमें 4 रेसेस जो हैं वो पाए गए हैं, जैसे कि भूमध्य सागरीय यानी कि मेडिटेरेनियन, अल्पाइन, काकेसाइड
और मंगोलायड। लेकिन इन चारों रेसेज में भी जो ज़्यादा नरकंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं दोस्तों, वह भूमध्य सागरीय यानी कि मेडिटेरेनियन प्रजाति यानी मेडिटेरेनियन रेस के ही हैं। इस आधार पर जैसे कई इतिहासकारों ने, जैसे कि रखाल दास बनर्जी ने, जो कि काफ़ी चर्चित नाम है, रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। तो उन्होंने बताया कि द्रविड़ लोगों ने ही हो न हो हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की होगी। पर साथियों, द्रविड़ जो संस्कृति है वह ग्रामीण है, और जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वह अर्बनाइज्ड है, नगरीकृत है। इस आधार पर कई अन्य इतिहासकार इस मत को नहीं मानते हैं। दोस्तों, इतिहासकारों का एक वर्ग जैसे कि लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर और TN रामचंद्र, ये लोग मानते हैं कि दरअसल आर्य लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की होगी। पर इस मत को मानना सही प्रतीत नहीं होता। उनका कहना है कि जो राम लक्ष्मण जो हैं हमारे, रामचंद्र जी और लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर, उन दोनों का कहना है कि आर्य सभ्यता चूँकि सप्त सैंधव प्रदेश में यानी कि इंडस रिवर क्षेत्र जो रीजन है उसमें जो है डेवलप हुई थी, और जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता, उसका भी जन्म जो उसी क्षेत्र में हुआ था, सप्त सैंधव क्षेत्र में, इसलिए ये दोनों एक ही रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा मानना बिल्कुल सही नहीं लगता है। कारण हड़प्पा सभ्यता का जब अंत हुआ था, दी एंड हुआ था, उस समय 1750 ईसा पूर्व का समय रहा था दोस्तों। कार्बन डेटिंग के आधार पर यह स्पष्ट है। और जो आर्य लोग थे वो आए वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक कल्चर को लेके। ऋग वैदिक संस्कृति की शुरुआत होती है 1500 ईसा पूर्व में, यानी कि 1500 BC में। तो इसमें 250 वर्षों का अंतर है, 250 ईयर्स का, हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने में और वैदिक संस्कृति के शुरू होने में। इसलिए यह मत सही प्रतीत नहीं होता है। फिर वैदिक लोग ग्रामीण लोग थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे शहरी थे, तो इस मत को भी मानना सही नहीं लगता है। अब आते हैं तीसरे मत पर, जो कि सुमेरियन यानी कि मेसोपोटामियन सभ्यता से संबंधित है, इराक में, जो आज इराक में है, मॉडर्न इराक में। दोस्तों, अधिकांश विदेशी इतिहासकार, अधिकांश जो फॉरेनर्स थे हमारे, जैसे कि गॉर्डन चाइल्ड, व्हीलर, क्रेमर, जॉन मार्शल, इन सब का मत है कि हो न हो सुमेरियन यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की होगी, क्योंकि दोनों के बीच व्यापारिक संबंध थे, ट्रेड रिलेशंस थे। लेकिन दोस्तों, जो सुमेरियन सभ्यता है वो वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में पक्की यानी कि बर्न्ट ब्रिक्स का यूज होता था। प्लस जो वहाँ की जो लिपि है, जो सुमेरियन यानी कि मेसोपोटामियन जो स्क्रिप्ट है, उसमें 900 जो है लेटर्स पाए गए, जबकि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसमें 400 जो है वर्ण जो है वो हमें मिले हैं मात्र। तो और फिर उनकी जो लिपि है वो कील नुमा है, कील की तरह है, जबकि जो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वह दोस्तों भाव चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफिक है। उसमें पिक्चर के माध्यम से यहाँ इमोशंस दिखाए गए हैं साथियों। फिर हम सुमेरियन सभ्यता में देखते हैं कि एक प्रिस्टली क्लास यानी कि पुरोहित वर्ग था, और मंदिर भी वहाँ मिले, टेम्पल्स मिले हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता में न मंदिर मिला है न कोई पुरोहित यानी कि प्रिस्टली क्लास के अब तक साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। तो इन सब आधारों पर हम यह मान सकते हैं कि भले ही व्यापारिक संबंध था, लेकिन ये कहना सही प्रतीत नहीं होता कि जो सुमेरियन सभ्यता यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की होगी। और चूंकि ये विदेशी इतिहासकार इस पर ज़्यादा बल देते हैं, विदेशी लोगों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप इनका आशय समझ सकते हैं कि विदेशी एक तरह से खुद को भी जस्टिफाई कर रहे थे इसके माध्यम से। और दोस्तों, जो सबसे ऑथेंटिक जो मत है वह है ईरानी बलूची संस्कृति, ईरानी बलूची संस्कृति, डेट इज ईरानी बलूची कल्चर। ईरानी बलूची संस्कृति दोस्तों, ईरानी बलूची कल्चर, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट है इसके उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों, मैंने जैसा कि आप लोगों को अभी बताया था मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जो कि ईरान से सटा हुआ है,
वहाँ जिस कल्चर ने जन्म लिया उसे ही हम ईरानी बलूची संस्कृति कहते हैं, दैट ईरानी बलूची कल्चर। और दोस्तों ये सबसे ऑथेंटिक है और माना जाता है कि एक सिक्वेंशियल डेवलपमेंट के फॉर्म में, यानी कि क्रमिक विकास के तौर पर यहीं की संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। तो साथियों आते हैं आगे हम लोग तीसरे कॉलम में, और वहाँ हम देखते हैं, बात करते हैं समयावधि यानी कि टाइम पीरियड, कालखंड की। दोस्तों ये भी बहुत डिस्प्यूटेड है। कई इतिहासकार जैसे कि जो कनिंघम महोदय, अलेक्जेंडर कनिंघम, वो मानते हैं कि 3250 में ही इस सभ्यता की शुरुआत हो गई थी, 3250 BC में ही, जबकि कुछ लोग जो हैं वो बाद के कालखंड में मानते हैं। दोस्तों हम कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर, जो सबसे बेस्ट पद्धति होती है उसके आधार पर हम चलेंगे और हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक विकास का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि शुरुआत जो है वो घुमंतु जीवन के स्थिर होने से हुई थी। जो पीपुल जहाँ वहाँ घूम रहे थे वो स्थिर होने लगे थे कृषि के कारण। कृषि ने फिर डेवलप किया और उसके बाद रूरल जीवन ने जो है धीरे धीरे अन्य सेक्टर्स को जो है जन्म दिया और अर्बनाइजेशन का जन्म हो गया। तो आइए हम समझते हैं इस क्रमिक विकास को। दोस्तों इसे मैंने 5 फेजेस में बांटा जाता है, इसे बांटा है मैंने, और यानी 5 चरणों में। जो पहला फेज यानी चरण है वह है 3300 ईसा पूर्व से पहले का, बिफोर 3300 BC। और इसमें हम क्या देखते हैं, लिमिटेड एग्रीकल्चर एंड रूरल लाइफ, यानी कि सीमित कृषि हो रही है और ग्रामीण जीवन की शुरुआत हो रही है। दोस्तों बिफोर 3300 BC, मेहरगढ़ को आप जोड़ सकते हैं, वहाँ से लेकर के यहाँ तक का पीरियड। दोस्तों इस समय मनुष्य जो था वो अभी तक पत्थरों का यानी कि शिलाखंडों का, स्टोन टूल्स का ही यूज कर रहा था। उसके बाद दूसरे फेज की शुरुआत होती है 3300 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ये 800 वर्षों का ये काल है। इस समय एग्रीकल्चर जो है एडवांस्ड हो गई, यानी कि कृषि उन्नत होने लगी, लेकिन लाइफ जीवन अभी भी ग्रामीण यानी कि रूरल ही था। अब तांबे का जो प्रयोग है यानी कॉपर का, वो थोड़ा व्यापक तौर पर होने लगा था, जबकि मैंने पहले ही बताया था कि तांबे की जो खोज थी वो 5000 यानी 5000 BC में ही हो चुकी थी। लेकिन इस कालखंड में आकर के तांबे का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा होने लगा और जो पत्थर था, स्टोन था, उसका प्रयोग तो टूल्स के रूप में हो ही रहा था। साथियों तीसरा कालखंड जब आया तो यह अस्थायी एवं विकसित ग्रामीण जीवन यानी कि सेटल्ड एंड डेवलप्ड रूरल लाइफ की शुरुआत हो गई थी। और यह समय थोड़ा सा छोटा रहा था, 2500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व, डेट इज 2500 BC टू 2300 BC। और दोस्तों इस समय पत्थर यानी स्टोन, तांबा यानी कॉपर के साथ कांसा यानी ब्रोंज की भी शुरुआत थोड़े छोटे लेवल पर ही लेकिन हो गई। नतीजा अब कृषि जो था और ज़्यादा एडवांस हो रहा था, अस्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। लोग शुरुआत में कच्चे घर बना रहे थे यानी कि झोपड़ी नुमा, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो पत्थरों का प्रयोग करने लगे अपने घरों में, और उसके बाद अब जो भवन थे वो और भी मजबूत बनने लगे। दोस्तों इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट फेज, जो चौथा फेज है, उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण का काल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो 1500 से अधिक रूरल साइट्स थे वहाँ एग्रीकल्चरल जो है उत्पादन, प्रोडक्शन वो ज़्यादा होने लगा, ज़रूरत से सरप्लस होने लगा, अधिशेष होने लगा। नतीजा क्या हुआ, उसने अर्बनाइजेशन को जन्म दे दिया। नए नए शहर जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सब अस्तित्व में आ गए। और यह कालखंड था, यह टाइम पीरियड था 2300 BC टू 1750 BC। और कार्बन डेटिंग, जो रेडियो कार्बन डेटिंग है, वैज्ञानिक विधि है टाइम ज्ञात करने की, आयु ज्ञात करने की, उसके आधार पर भी यही वो फेज ठहरता है साथियों, जो कि सबसे ऑथेंटिक है। और साथियों उसके बाद हम देखते हैं 5वें फेज को, अंतिम चरण को, जो कि पतन का काल यानी पीरियड ऑफ डिक्लाइन है, पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन, आर्थिक पतन का काल। और यह कालखंड है 1750 ईसा पूर्व से 1300 से लेकर ऑब्लिक करके मैंने लिखा है 800 ईसा पूर्व। यानी यह कालखंड पतन का जो कालखंड था, यानी कि अब ग्रामीण संस्कृतियों की फिर से शुरुआत हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ कि क्यों शहरी सभ्यता, क्यों जो अर्बनाइजेशन था वो उसका दी एंड हो गया, और कैसे ये फिर से रूरल सेक्टर में चेंज कर गया, ये आश्चर्य का विषय है। और जब इसकी लिपि जब तक नहीं पढ़ी जाएगी, स्क्रिप्ट जब तक नहीं पढ़ा जाएगा, तब तक हम ये जान ढंग से नहीं पाएंगे साथियों। और यहाँ मैंने लिखा है ये 1200-1300 ईसा पूर्व तक अपने डिक्लाइनिंग फेज में चलता रहा।
आप देखेंगे कि 1750 ईसा पूर्व तक मोहनजोदड़ो और लोथल जो थे वो पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। ये थोड़े बहुत स्थल बचे रह गए थे जो किसी तरह जी रहे थे, चल रहे थे, लेकिन शहरीकरण तो टोटली समाप्त हो चुका था। और दोस्तों 800 ईसा पूर्व मैंने ऑब्लिक में दिया है क्योंकि एक जगह गुजरात का रंगपुर जो है वहाँ पर अभी भी थोड़ी बहुत जो है यह सभ्यता जो संस्कृति के रूप में आ चुकी थी, अपने ग्रामीण अवशेष उसके यहाँ दिख जाते हैं रंगपुर में एक सीक्वेंस के रूप में। तो दोस्तों ये पतन का काल था और पतन को लेकर के इस हड़प्पा सभ्यता के अवसान को, दी एंड को लेकर के भी बहुत सारे मत हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि जो आर्य लोग आए 1500 ईसा पूर्व में, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विनाश कर दिया। इसीलिए इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का मतलब कि पूरों को, किलों को, फोर्ट्स को नष्ट करने वाला। और एक हरूपिया नामक स्थल की भी चर्चा हुई है ऋग्वेद में, जिसे कि हम लोग हड़प्पा से मिला देते हैं तमाम लोग दोस्तों। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मानना सही प्रतीत नहीं होता है कि आर्य लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का विनाश किया। कारण दोनों के फेज में, हड़प्पा सभ्यता के समाप्ति में और जो आर्यंस जो थे उनके आने में 250 ईयर्स का, 250 वर्षों का अंतराल है। अतः यह मानना सही नहीं प्रतीत होता कि आर्य सभ्यता के लोग आए और उन्होंने इन्हें नष्ट कर दिया होगा। दोस्तों जो ऑथेंटिक मत है वो लगता है पर्यावरणीय कारक, डेट इज कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ होगा। कई हिस्टोरियंस बताते हैं कि नदियों के मार्ग परिवर्तन, यानी कि जो जब रिवर्स ने अपना रूट चेंज कर लिया भूगर्भिक हलचलों के कारण, डेट इज जो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, कभी दाएं बहती हैं तो कभी बाएं की ओर बहने लगती हैं। नतीजा वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, तो वहाँ रह रहे स्थल जहाँ वो कृषि में सिंचाई के, इरिगेशन के माध्यम से हेल्प करती हैं, उसकी कमी हो जाती है। या फिर नदियों के मार्ग परिवर्तन से या उनमें अत्यधिक पानी आ जाने के चलते बाढ़ की स्थिति हो गई होगी, फ्लड की स्थिति हो गई होगी, कई शहर डूब गए होंगे। कुछ शहरों में जैसे मोहनजोदड़ो में हमले का साक्ष्य भी मिलता है, आग का, अग्निकांड का जो है उसके साक्ष्य मिलते हैं, जिसको कि वो लोग आर्य लोगों से जोड़ देते हैं। जबकि वो ज़्यादा सही प्रतीत नहीं होता कि एक इतनी बड़ी सभ्यता जो लाखों किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हो, उसे कोई कैसे तुरंत जो है ख़त्म कर देगा, ये संभव नहीं प्रतीत होता। दोस्तों जो सबसे ऑथेंटिक कारण प्रतीत होता है वो होता है वर्षा की कमी। जो लगता है, माना जाता है कि लगभग 600 वर्षों तक इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई। और दोस्तों आप अभी भी आप अगर ज्योग्राफी में देखेंगे तो जो यह क्षेत्र है ईरानी बलूची क्षेत्र, या फिर जो भारत में जब इसका जो और विस्तार हुआ तो आप देखेंगे जो ईरान से लेकर के हमारे राजस्थान तक का जो क्षेत्र है, गुजरात तक का जो क्षेत्र है दोस्तों, या पंजाब का, यहाँ पर बारिश बड़ी कम होती है और ये डेजर्ट यानी रेगिस्तान का क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है कि कृषि का जो सपोर्ट था वो कम हो गया। नतीजा जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था वो बंद हो गया और इस सभ्यता का पतन हो गया दोस्तों। और फिर किसी तरह ये अपने घटिया फॉर्म में जो है जीती रही इस ये तक, लेकिन जो इसका अर्बनाइजेशन का पीरियड था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। साथियों इसके आगे हम आते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की। आप देखेंगे मैंने यहाँ लिखा है त्रिकोण या ट्रायंगल, यानी दिस मीन्स कि यह क्षेत्रफल जो था इसका पूरा एरिया यह ट्रायंगुलर शेप में फैला हुआ है। और ट्रायंगुलर शेप में फैला होने के बावजूद इसको 4 दिशाओं में जो है इसका बताया जाता है कि चारों दिशाओं में 4 स्थल हैं जिनकी पहचान की जाती है इसके एक्सटेंडेड रूप में। और उसमें जो उत्तर में जो है और जो पूर्वी छोर पर है, इन दोनों को एक, चूँकि आसपास ही हैं ये जम्मू कश्मीर में और उत्तर प्रदेश में, इसका इनको एक मान करके और त्रिकोण की तरफ खींचा जाता है कि जम्मू और उत्तर प्रदेश के दोनों स्थल और उसके बाद महाराष्ट्र साउथ में और उसके बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और ऐसे करके हम इसे एक ट्रायंगुलर शेप दे देते हैं इसके क्षेत्रफल को। दोस्तों माना जाता है कि यह 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, डेट इज़ 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में इसका पूरा एरिया है। जैसे जैसे नए नए साइट्स की खोज की जा रही है, माना जा रहा है कि क्षेत्रफल और ज़्यादा अभी बढ़ेगा। दोस्तों इसका जो उत्तरतम यानी नॉर्दर्न मोस्ट जो सिरा है वह है जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश का मांदा, जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अखनूर सेक्टर में है, और इसकी खोज श्री JP जोशी साहब ने की थी। दोस्तों इसका जो सदर्न जो मोस्ट जो क्षेत्र है, छोर है, वह है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का दैमाबाद
और इसकी खोज जो है बीपी बोपर्डीगर साहब ने की थी। और जो इसका पूर्वी छोर है, ईस्टर्न मोस्ट है, वह उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर, और इस स्थल की खोज श्री यज्ञदत्त शर्मा जी ने की थी। और साथियों, जो इसका पश्चिमी छोर है, ये तीनों छोर जो हैं वो भारत में हैं, और जिसका पश्चिमी छोर है, वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है, वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के सुदका गेंडोर में है, जो कि मेहरगढ़ के ही पास है, ईरान के किनारे, ईरान के पास। तो दोस्तों, यह मैंने आपको बता दिया कि किस तरह इसके ये 4 जो हैं कॉलम्स, मैंने आपको शुरुआती चीज़ें आपको बता दी। मुझे आशा है कि जो अगले जो वीडियोज़ मेरे आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से, उसको समझने में अब आपको आसानी होगी इसे पूरी तरह समझने के बाद। तो दोस्तों, आज यहीं तक मैं विराम देता हूं। आशा है कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।